नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ विंध्य में। जेम्स ऑफ विंध्य एक ऐसा मंच जहां हम जानेंगे विंध्य की बदलती तस्वीर के बारे में। अलग अलग क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आप सभी से चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत तालियों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज बात विंध्य की होगी, बात आप लोगों की होगी, विकास की बदलती तस्वीर की होगी, रीवा का क्या योगदान रहा इसकी होगी। तो पहले पैनल की हम शुरुआत करेंगे और मैं अपने पहले गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी, प्रणव सिंह जी को, जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और साथ ही सायाजी होटल जहां आज हम मौजूद हैं इसके भी डायरेक्टर हैं। मैं अपने सहयोगी आकाश को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और पैनल को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, केवल विंध्य की तस्वीर को बदलने के लिए नहीं, मध्य प्रदेश में भी इनका एक नाम है, मध्य प्रदेश में भी एक नाम कमा रहे हैं। ओवर टू यू आकाश। बहुत स्वागत है सर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में। इसका मैं चाहूंगा आप भी हमारे साथ जुड़ें। ज्ञानस्थली जैसा नाम है उससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान की स्थली है। करीब 20 साल पहले आपने 27 बच्चों के साथ ये सफर शुरू किया। आज 2700 बच्चे हैं। शिक्षा सबसे बेहतर क्षेत्र माना जाता है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा विंध्य के लिए और विंध्य में एक शिक्षा का बेहतर संस्थान देने के लिए? थैंक यू। 27 बच्चे से स्टार्ट हुई थी और ये स्कूल मेरे मदर और फादर ने स्टार्ट किया था। उस समय मैं स्कूल नहीं देखता था और उन्होंने काफ़ी उस समय चुनौतियों का सामना किया और मोस्टली तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है पिछले 20 साल में। पहले पेरेंट्स का जो उस समय ये शिक्षा के लिए उतनी रुचि, आज से शायद 15 साल पहले एक लैग था लोगों में कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना। एक एमपी बोर्ड का उस समय ट्रेंड चल रहा था। यहाँ मुश्किल से शायद 2 या 3 मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल्स होते थे। उस समय सीबीएसई स्कूल स्टार्ट किया और उस समय लोग सीबीएसई जानते भी नहीं थे। मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोग थे जो उस समय सीबीएसई स्कूल नहीं जानते थे। और उस समय से अब तक काफ़ी चेंजेस आए और हम लोग ने उसके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन भी करते गए। जैसे वी हैव इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अभी आप बात करें तो वी आर द ओनली स्कूल जहाँ पे फ्रेंच इंट्रोड्यूस किया हमने, एक एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज की तरह। और अब पेरेंट्स वो चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ का कोर्स हमने स्टार्ट किया 2-3 साल पहले। 11th-12th में भी हम लोग, वी आर द ओनली स्कूल जहाँ पे 11th-12th में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आपका फ्रेंच एज ए सब्जेक्ट पूरा 1 to 8 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से इसकी नींव आपके माता पिता ने रखी और अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि माता पिता ने एक सपना देखा, अब बेटे को पूरा करना है। 2 बड़े बड़े फर्म, चाहे हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र की बात करें, एक सफल होटल सायाजी एक ब्रांडेड नाम है, उसकी फ्रेंचाइजी आपने रीवा में रखी, और साथ ही ज्ञानस्थली हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें आप फ्रेंच भी ला रहे हैं और अलग अलग माध्यम से काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि चुनौतीपूर्ण कितना रहा और आपका सफ़र कैसा रहा? मैं अपने सफ़र की बात करूं तो मेरी एजुकेशन यूएस में हुई मोस्टली, और मैंने वहाँ 6 से 7 साल स्पेंड किए। मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की और मास्टर्स भी किया है। उसके अलावा मैंने 1.5 साल वहाँ जॉब भी की एज ए बिज़नेस एनालिस्ट सदर्न कैलिफोर्निया में। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मैंने यहाँ पे जब मैं लौट के आया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने कहा ना, उस आज से 20 साल पहले एजुकेशन के बारे में लोगों का हेजिटेशन था। जब मैं यहाँ लौट के आया तो यहाँ हॉस्पिटैलिटी बहुत ही, मतलब एज़ पर जो एक एमपी में भोपाल इंदौर का स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पे कहीं भी आसपास भी कुछ नहीं था। तो मेरा हमेशा से ऐसा सोच था कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होटल होना चाहिए कि मतलब एक रीवा का तो नाम हो ही, और जहाँ पे लोग आएँ तो उन्हें एक क्वालिटी फूड, एक हॉस्पिटैलिटी फील हो जो वो भोपाल या इंदौर में फील करते हैं, वो रीवा में भी वो फील कर पाएँ वो चीज़। तो उस चीज़ का प्रयास था, इसलिए हम लोग फिर सायाजी को लेके आए और सायाजी ही पूरा होटल ऑपरेट करता है ये। अगर हम ज्ञानस्थली की बात करें तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में मानी जाती है। विंध्य के लिहाज से ज्ञानस्थली अन्य स्कूलों को अपने आप को अलग कैसे बनाती है? हम कई मामलों में अलग हैं बाकी स्कूल से। मतलब सिर्फ हमारा स्कूल है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जैसे
मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत, जैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमारी स्कूल है जो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मतलब इस रीजन में इंग्लिश थोड़ी सी लोगों की मतलब उतना फ्लुएंसी नहीं है कहूँगा, और तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हर क्लास में एटलीस्ट नर्सरी टू 10th तक, 11th 12th में तो ठीक है सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, पर एक स्पोकन इंग्लिश क्लास और एक पीडी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, वो उनके स्केड्यूल में होनी ही चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको फ्रेंच और एआई बताया जो हमने पिछले 3 साल में इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हर साल हम लोग के यहाँ से आईआईटी के सिलेक्शंस हो रहे हैं, नीट के सिलेक्शंस हुए, और अभी बहुत ज़्यादा सीए में सिलेक्शंस हुए हैं। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है। और मतलब ये एकेडमिक्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शंस हो रहे हैं। अब मैं अदर एक्टिविटीज़ पे वापस लेके जाऊँ तो जैसे वी आर द ओनली स्कूल जहाँ स्केटिंग का कोच है, बास्केटबॉल का कोच है, वॉलीबॉल का कोच है, और सिर्फ कोचेज़ नहीं है, हम लोग टीम सीबीएसई क्लस्टर में भेजते हैं बाहर। जैसे लास्ट ईयर हमने हमारी सारी टीम्स बाहर गई, और सिर्फ गई नहीं, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म की। जैसे वॉलीबॉल में 2nd पोजीशन पे आए, इंदौर के पास एक जगह सेंधवा करके, वहाँ पे हमारी टीम गई और वहाँ पे 2nd पोजीशन आई। और हमारा चेस में भी 2nd पोजीशन था, वो वेस्ट जोन क्लस्टर गुजरात महसाना करके एक जगह, वहाँ पे हमने टीम भेजी और वहाँ भी 2nd पोजीशन आई। और लगातार हम लोग इंकरेज करते हैं बच्चों को कि आप बाहर जाओ, उससे उनका एक एक्सपोजर भी होता है, और पढ़ाई के साथ एक वो भी मैं हमेशा से सोचता हूँ स्पोर्ट्स और भी एक ज़रूरी है, मतलब एक मेंटल आपको पीस और स्टेबिलिटी देता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स ज़रूरी है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। देखिए आपके सफ़र की तो बात हो गई, अगर हम बात करें विंध्य के लिहाज से तो अगले 3 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आप विंध्य को कहाँ देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो अब यहाँ काफ़ी सीबीएसई स्कूल्स हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें कम है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग वहाँ काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि जहाँ मतलब एपीएस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, बट वो जो क्वालिटी की जो बात मैं करता हूँ हमेशा, चाहे मैं अपने स्कूल की भी बात करता हूँ तो हमारा वहाँ भी मोटो है क्वालिटी इन एजुकेशन। हॉस्पिटैलिटी की भी बात करते हैं तो वी शुड हैव बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, उस पर भी एक क्वालिटी। तो इंस्टीट्यूट्स तो हैं, पर क्वालिटी हायर स्टैंडर्ड में अभी भी थोड़ा सा हम पीछे हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर अभी काम करने की ज़रूरत है कि और बेटर इंस्टीट्यूट्स आए यहाँ पे और हायर एजुकेशन भी इम्प्रूव करें। अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें, 2022 से होटल सयाजी रीवा में शुरू होता है, कितना ज़रूरी मानते हैं कि ऐसी बेहतर हॉस्पिटैलिटी रीवा में होनी चाहिए थी? न सिर्फ रीवा बल्कि विंध्य क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर पॉइंट रीवा है और महाकौशल विंध्य दोनों क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो ये सयाजी विंध्य के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब हमारे पास ओनरशिप है इसकी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी संडे को अगर हमारा जो एक बुफे रेस्टोरेंट चलता है कबाब्स विलेज, जो एमपी में सिर्फ 2 ही जगह है, भोपाल और इंदौर, बाकी कबाब्स विलेज और जगह ज़्यादा रन नहीं करता सयाजी, वो रीवा में रन कर रहा है अभी। तो सतना से लोग आते हैं यहाँ पे डिनर करने, मतलब 45-50 मिनट स्पेंड करके वो लोग वहाँ से ड्राइव करके आते हैं। और काफ़ी गाड़ियाँ मैं पार्किंग लॉट में देखता हूँ सतना नंबर प्लेट्स की खड़ी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको सतना में नहीं मिल रही ना, तो तभी तो वो रीवा तक आ रहे हैं। और अगर आप इस रेस्टोरेंट की बात करें तो ये ओनली बुफे रेस्टोरेंट है पूरे विंध्य में, रीवा सतना सीधी शेड्यूल। अगर आपको बुफे खाना हो तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, आपको विजन महल या तो जबलपुर जाना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट कबाब फैक्ट्री रेडिसन वाराणसी में मिलेगा। तो वो एक जो ओपन डिस्प्ले किचन बुफे एक एम्बियंस की बात होती है, तो अभी कहीं ना कहीं वो तो पूरे क्षेत्र में कमी थी, और सयाजी मुझे लगता है उसको अच्छे से फुलफिल कर रहा है अभी उस चीज़ को। बिल्कुल, और सयाजी अच्छे से काम कर रहा है, लोगों के लिए अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि ज्ञानस्थली का जो मेन मोटो है वो है कि विंध्य के लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें आप लोग। तो आगे हम देखेंगे क्या कि आगे आप लोग यूनिवर्सिटी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में और भी कुछ नए काम ला सकते हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप?
अभी तो मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो अभी तो फ्यूचर मुझे उसका नहीं पता, अभी हम लोग क्या करेंगे। बट फिर भी आपका कोई विजन होगा, वो विजन जानना चाहते हैं। हाँ डेफिनेटली, हम लोग चाहेंगे कि जो क्वालिटी 2700 स्टूडेंट्स जब मैं बोलता हूँ तो ये एक साल का नहीं बोलता हूँ, हर साल हमने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखी और इतने पेरेंट्स का भरोसा है जो लगातार बना रहा। ऐसा नहीं कि एक साल हुआ फिर निकल गए, ये लगातार हमारी स्ट्रेंथ लगातार स्कूल की बनी रही पिछले 10 साल से। तो हाँ डेफिनेटली हम अपने नाम को आगे और ले जाना चाहेंगे कि एक और स्कूल हो या एक और हम ऐसा, स्पेशली जैसे मैं कॉलेज में कहता हूँ कि कॉलेजेस हैं पर क्वालिटी नहीं, तो डेफिनेटली एक बार मैं सोचूंगा कि एक बार वहाँ भी हम लोग एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट दे पाएँ कि रीवा के जो लोग बाहर जाते हैं, भोपाल जा रहे हैं या इंदौर जाके पढ़ रहे, उनको हम एटलीस्ट सेम क्वालिटी का एजुकेशन रीवा में दे पाएँ। ज्ञानस्थली का ध्येय वाक्य भी यही है, शिक्षा में गुणवत्ता, और आप ठीक उसी ध्येय वाक्य पर काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। सेवा और सुरक्षा दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम ज्ञानस्थली की बात करें या साया जी की बात करें तो दोनों मामलों में किस तरीके की सुविधाएं हैं? मैं अगर साया जी की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो हमारे पास 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं, 2 गार्डन्स हैं और 31 रूम्स की प्रॉपर्टी है ये। और उसके अलावा यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं, एक अला काटे इंडोर रेस्टोरेंट है, एक कबाब विले ओपन, ये ओनली रेस्टोरेंट है जो आपका पूल साइड रेस्टोरेंट है और कम्प्लीटली बुफे रन करता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है इस चीज़ का। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? सुरक्षा। एक्सक्यूज मी, सुरक्षा एज इन किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? सभी तरीके से लोग फैमिली के साथ आते हैं आपके यहाँ, अकेले भी आते हैं। और अगर स्कूलों में बात करें बच्चों की सुरक्षा, हाँ। सेवा और सुरक्षा दोनों विषय पर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, ये होगी सर्विस की। अब मैं स्कूल पे आपको वापस लेके जाता हूँ। पहले सेवा की बात करते हैं। स्कूल में भी अभी कोविड आया, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग के यहाँ पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दी, किसी फैमिली मेम्बर की इमीडिएट डेथ हो गई, फ़ी दे पाने में कई बार वो लोग असमर्थ रहते हैं। ऐसे में हम लोग केस टू केस बेसिस पे इस साल ही एटलीस्ट 20 to 30 स्टूडेंट्स का हम लोग ने फ़ी वेवर दिया कि हमें लगा कि ये मतलब किसी की उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया फादर का, या किसी की इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, फ़ी नहीं दे पा रहे, तो हम उसको सेवा को वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं कि सिर्फ एजुकेशन देना नहीं, उसके साथ उसके फैमिली के साथ भी हम लोग जुड़ के काम करते हैं। और सेकेंडली आप सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के तौर पे देखें तो जो ज्ञानस्थली स्कूल है, मतलब हर तरह से एक वो ग्रीन कैंपस की तरह हमने उसको बनाया हुआ है। इवन ग्रीन बिल्डिंग भी और बहुत ग्रीनरी है। और उसमें जो भी फैसिलिटी आपका सेफ्टी के पर्सपेक्ट से कहते हैं, मतलब शायद 2 ही 3 स्कूल्स हैं पूरे रीवा में जहाँ पे कंप्लीट फायर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हैं। इवन आप इस होटल में बैठे हैं, आप यहाँ भी देखेंगे तो हर जगह इतने फायर इक्विपमेंट्स, मतलब फायर इंस्पेक्टर जब वो आए थे नगर निगम तो उन्होंने कहा था ये एग्जाम्पल है रीवा के लिए कि मतलब यहाँ पे जो बुक्स में लिखा रहता है ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो हर चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट है, चाहे वो फायर टैंक हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, और मतलब एवरीथिंग जो होती है सेफ्टी, वो सारी चीज़ यहाँ पे है। बिल्कुल, तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि रीवा की सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं और बेहतर सेवा भी आप लोग दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए, जब फैमिली बिजनेस होता है और आपको आगे बढ़ाना हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं। सब कहते हैं पिता ने बिजनेस शुरू किया, अब बेटे को बना बनाया मिल गया। अब लेकिन आप इसको एक बेहतर दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये, क्योंकि कई सवाल जवाब भी देने होते हैं। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने खुद बोला कि स्कूल जब मैं आया तो ऑलरेडी वो 12th तक था, तो वहाँ से अब मुझे और आगे सोचना था कि स्कूल को हम एक तो मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जाना था, दूसरा मेरा विज़न था कि अब स्कूल के अलावा एक और किसी और सेक्टर पे जाते हैं एजुकेशन के अलावा। तो ये मेरा थॉट था कि एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे अपने को जाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे फील हुआ एज ए यंगस्टर, और जब मैं यहाँ पे आया मैं उस समय 28 का था, कि एक ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकें, आप किसी से मिल सकें। मतलब एक जो चीज़ आप तो भोपाल या रायपुर से होंगे, वहाँ तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, पर यहाँ पे वो चीज़ की कमी। तो मेरा पर्सनल थॉट था हमेशा कि अब इसको और बढ़ाते हुए इसको अब मैं
पर्सनली एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ओर ये लेके जाऊं। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरफ 21वीं सदी के बच्चे बढ़ रहे हैं वो सुविधाएं रीवा जैसे क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में उपलब्ध होना ये मायने रखती है। एआई हो या फिर फ्रेंच हो, एआई जैसे सब्जेक्ट जो हैं उसमें बच्चों की कितनी रुचि है और कहाँ बच्चों को, विंध्य के बच्चों को आप कहाँ देखते हैं? एआई की बात करें तो जब मैंने इंट्रोड्यूस किया आज से 3-4 साल पहले, तब लोगों में अवेयरनेस कम थी। ये मतलब ये था ये क्या है, मतलब ठीक है सीएस और वो आईपी तो पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, पर ये क्या ये क्या है। पर मुझे पता था अल्टीमेटली इसका आज आप न्यूज़पेपर हर हफ्ते एआई के बारे में आता है। तो अब उन्हें लगता है कि जो स्कूल ने उनको उस टाइम ऑफर किया सब्जेक्ट वो वेल ऑन टाइम किया। और मैं जब यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ 12th बोर्ड का, तो बाकी स्कूल्स को ये लगा ये कौन सा सब्जेक्ट है जिस मतलब, क्योंकि हमारे लिए अलग से बैंक खुला उस दिन क्योंकि उस दिन जो बोर्ड के पेपर थे वो तो शायद बैंक में होते हैं, तो वो हुआ कि ये मतलब उस दिन स्कूल का किसी और स्कूल का पेपर ही नहीं था। तो सबको काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट। पर अब सारे स्कूल्स मुझे लगता है धीमे धीमे इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो फ्यूचर भी है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जो चीज़ फ्यूचर है वो चीज़ वो फील करें और वो पढ़ के निकलें, कि उससे उनका करियर एनहांसमेंट ही होना है। बिल्कुल। ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे सिर्फ रीवा से आते हैं या बाहरी क्षेत्र से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जितने बच्चे सारे मतलब मैं तो 100% सारे रीवा के ही स्टूडेंट्स हैं, कोई बाहर से नहीं, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल भी नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली डे स्कॉलर स्कूल, तो सारे बच्चे रीवा से ही हैं। ये बताइए कि एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे हम कुछ देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे कि जो रीवा की स्थिति 3-4 साल पहले रही होगी, उससे आज में आप क्या फ़र्क देखते हैं? कितनी तस्वीर बदली? नहीं, डेफिनेटली तस्वीर इसमें स्कूल का कंट्रीब्यूशन भी है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट अवेयरनेस, पेरेंट अवेयरनेस भी बढ़ रही है हर साल। क्योंकि मैं देखता हूँ पहले एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन होता था, आज मैं देखता हूँ एक बैच से 2-2, 3-3, 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं। और पहले 2 साल में एक बच्चा आईआईटी सेलेक्ट होता था, अभी हर साल 1-2 बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है। और सीए में सिलेक्शन मतलब 3-4 साल में कभी होता था कि सीए बने, अभी मैं देख रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन तो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे एक बैच में क्लियर कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन है, ये तो नहीं कह सकते सब कुछ स्कूल का ही है, बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनमें भी तो अवेयरनेस और पेरेंट अवेयरनेस भी बढ़ी है पहले से। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आईआईटी हो, नीट हो, सीए हो, इसके लिए बच्चे कोटा जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं। अगर रीवा से ये सिलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी क्या? फाउंडेशन कोर्स है या फिर अलग से ट्यूशन दिया जाता है बच्चों को, या फिर अलग से एक्सपर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं? ऐसा क्या है, कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं? पहली बात तो कोटा की मैं बात करता हूँ। कोटा मुझे लगता है एक मिथ है लोगों में, पेरेंट्स में, कि हम कोटा भेजेंगे तो हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा। अगर आप कोटा का भी रेट देखें कि कितने बच्चे वहाँ गए, उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब एलएन या मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बट उनमें 50,000, 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने % का सिलेक्शन हो रहा, वो तो डेटा कभी कोई निकालता नहीं ना। तो मुझे लगता है उस डेटा को भी देखने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप स्कूल्स का देखें तो ऑलरेडी हर साल सिलेक्शन हो रहा है। देखिए स्कूल्स में क्या होता है, आपको एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर, अगर बच्चा बेसिक क्लियर है, उसको 11th-12th का पूरा बेसिक नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्शन होगा। वो अगर क्लास में अटेंशन पे कर रहा है, वो सीबीएसई की पूरी प्रॉपर बुक्स पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन आगे भी होगा। अभी क्या होता है बच्चों में कि 10th के बाद वो मोस्टली कोचिंग्स का एक इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा और उनका एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स को लगता है कि फियर आउट ऑफ मिसिंग समथिंग, मतलब हमने नहीं भेजा तो ऐसा ना हो कि इसी की रीज़न से वो रह जाए, तो इसलिए पेरेंट्स पे पीयर प्रेशर बन जाता है कि इसलिए वो बाहर भेजते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि देखिए आपने नीट का जिक्र किया, क्लैट का जिक्र हुआ इस बीच, और जैसे कि आईआईटी का जिक्र हुआ। पहले क्या होता था कि जब आप पेरेंट्स को कहो ना कि आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो उनका वैसा सपोर्ट नहीं मिलता था, और हम भी इस दौर से गुजरे हैं और आने वाली जनरेशन भी गुजर रही है। तो इसको लेकर मैं जानना चाहूँगी कि
कितना अवेयरनेस आप देखते हैं विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि आसान नहीं होता जब आप घर वालों को बोलते हो कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। नहीं, ये तो आपके समय इशू रहा होगा या इशू आज भी है। अभी भी पेरेंट्स को जब मैं बोलता हूँ कि आप फ्रेंच क्लास अटेंड करो, ये कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा 12th के बाद, तो आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं। बहुत सारे आप अगर कनाडा जाते हैं तो वहाँ की सेकंड लैंग्वेज है फ्रेंच, इंग्लिश के बाद सेकंड लैंग्वेज वहाँ फ्रेंच है, तो मतलब हेल्प करेगी। तो पेरेंट्स के मन में एक हमेशा से झिझक रहती है। अभी भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चा अच्छा खेल रहा है, आप उसको क्लस्टर भेजो, तो पेरेंट्स के मन में रहता है नहीं उसकी क्लासेस मिस हो जाएंगी या उसके कोई एग्जाम मिस हो जाएंगे, तो एक झिझक उसको लेके हमेशा आज भी बनी रहती। आपने कहा करियर के लिए, जैसे मीडिया, आप मीडिया से हैं, अभी भी कोई बोलेगा, अभी भी इस विंध्य में काफ़ी झिझक है, जैसे बोलेगा मुझे मीडिया में जाना है, तो एक ये है कि नहीं इंजीनियरिंग करो या मेडिकल फील्ड में जाओ, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप बना हुआ है। और मुझे लगता हो सकता है 4-5 साल और निकलने के बाद वो स्टीरियोटाइप पेरेंट्स के, हम स्कूल अवेयरनेस कराता है पर उसका असर एक लिमिटेड ही होता है, वो मेरे ख्याल से एक टाइम के साथ ही वो चीज़ जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पेरेंट्स मौजूद हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप समझिए, अगर हम अलग फील्ड में जाना चाहते हैं या बच्चा अलग फील्ड में जाना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में ही चला जाएगा। पेरेंट्स का सपोर्ट या फैमिली का सपोर्ट किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत से युवा हैं जिनको इससे हौसला मिलेगा, जो बिजनेस प्लान कर रहे होंगे या हॉस्पिटैलिटी या एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते होंगे, उनको इससे बहुत हिम्मत मिलेगी। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर बने रहिए। ओवर टू आकाश। प्रणव सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर काम किया। अगर एजुकेशन की बात करें तो जो सुविधाएं ज्ञानस्थली में हैं, वो सुविधाएं आज के दौर में सोचना और उसे मुमकिन कर दिखाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसे कर दिखाया है। शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान होना चाहिए। और मैं अपनी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीनियर एंकर रसिका पांडे से चाहूंगा कि प्रणव सिंह, निदेशक ज्ञानस्थली सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल और निदेशक होटल सायाजी को सम्मानित करें। बहुत